Recording. सो थोड़ा सा सबर कर, मालिक्यूलर कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। अगर किसी का दिल हो ना बायोकेमिस्ट्री में से, अभी तक आपका पोर्शन जो बचा हुआ है, आपने मुझे मैसेज करना, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है। बच्चे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जिन बच्चों का अभी एग्जाम है ना, उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हम कर रहे हैं। तो इस वजह से दोनों चीजें देखनी पड़ती है ना बेटा। अच्छा बच्चों, अभी हम जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं और देखते हैं। सिस्टर फाइब्रोसिस आपका हो चुका था, ऐसा ही है ना बच्चों? टाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये हो गया था। क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डबल वाई सिंड्रोम, फिनाइल यूरिया फ्रेजाइल एक्स, ये बता दीजिएगा एक बार। अच्छा, पीरियड्स में नहीं हुआ, वैसे हमने किया हुआ है मेरे ख्याल में ये है। चलो मैं एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों, अभी हम जो डिजीजेस डिस्कस करने लगे हैं वो है आपकी एक तरह की जेनेटिक डिजीजेस, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और इसको फिर हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो आपका डाउन सिंड्रोम होता है वो क्या है। डाउन सिंड्रोम में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते होते हैं। और सबसे पहले ये कहा जाता है कि डाउन सिंड्रोम के अंदर हम कौन सी ट्राइसोमी देखते होते हैं। तो आपने बच्चों ये कहना होता है कि जो डाउन सिंड्रोम होता है वो जनाब आपका ट्राइसोमी एक तरह की 21 देखते होते हैं। क्या देखते, एक तरह का 21 देखते होते हैं। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक तरह का और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो वन बाई वन करके इंशाल्लाह हम सारी की सारी जो चीज़ें होंगी वो एक तरह के डिस्कस करेंगे कि डाउन सिंड्रोम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अभी इधर से निकालते हैं डाउन सिंड्रोम। पहले मैं इधर एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर हम एक तरह का बुक के ऊपर से पढ़ लेंगे। देखो बच्चों, आपसे अगर पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम है क्या, तो आपने कहना है डाउन सिंड्रोम वो डिजीज होती है जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 मिलती है। क्या मिलती है? जिस वजह से हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी हम क्यों कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा जो है वो कॉपी मिल जाती है। तो आपने कहना है एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ किसकी, 21 क्रोमोसोम की जो होती है वो देखने को मिलती होती है, नंबर वन। नंबर टू आपने कहना होता है कि इसके अंदर क्या है। आपने ये कहना है अगर कभी भी आप लोगों से ये पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी लाइव बोर्न इन्फेंट्स के अंदर कौन सी होती है। लाइव बोर्न मतलब क्या है कि जो पैदा हो गए हैं, ठीक है, और जिंदा हैं, और उसके बाद उनके अंदर जो मोस्ट कॉमनली जो अनोमली देखी जाती है वो कौन सी है। तो आपने कहना है डाउन सिंड्रोम है। आपने कहना मोस्ट कॉमन अनोमली होती है, ठीक है बच्चों, मोस्ट कॉमन अनोमली होती है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल विद द पैसेज ऑफ टाइम, मेरी बात को गौर करना है। आपने ये कहना है एक तरह का विद द पैसेज ऑफ टाइम जो होता है बच्चों, वो आपका एक तरह का इसका जो रिस्क होता है वो डाउन सिंड्रोम का बढ़ता जाता है। क्या मतलब पैसेज ऑफ टाइम? आप ये सोचो कि अगर फॉर एग्जांपल वो माएँ जिनकी उम्र 25 साल होती है ना, उनमें से अगर किसी एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम होता है ना, तो तकरीबन 1250 माओ में से एक बच्चे को होगा। बात की समझ आई कि नहीं आई? अगर 1250 जो है वो फीमेल ऐसी हैं जो कि प्रेग्नेंट होती हैं और उनकी उम्र है 25 साल, तो उनकी एक बच्चा जो हो सकता है वो डाउन सिंड्रोम का हो सकता है 1250 में से। लेकिन अगर वही फीमेल की जो उम्र है ना बच्चों, वो 35 ईयर्स है ना, 25 नहीं बल्कि 35 हो गई है, तो अब आपने कहना है कि हर 350 में से एक माँ को होगा। अब समझ आ गई है? हर
350 औरत में से एक बच्चे को जो होगा वो जनाब आपके एक तरह का डाउन सिंड्रोम होगा। अब आपने कहना है कि अगर 45 ईयर्स बच्चे की माँ की उम्र है, 45 साल की उम्र के अंदर कोई भी माँ जो है वो प्रेग्नेंट अगर होती है, तो अब उनमें से जो एक तरह का आपने कहना कि अगर 30 औरतें होती है ना प्रेग्नेंट, तो 30 में से जो एक बच्चा होगा वो डाउन सिंड्रोम वाला होगा। अब समझ आई कि नहीं? 30 में से जो एक बच्चा होगा वो जनाब आपका डाउन सिंड्रोम का होगा। बात की समझ आ गई? अगर किसी बच्चे को इस बात की नहीं समझ आई तो वो बंदा पूछ सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या कहना है, आपने कहना है कि एक तरह का बच्चों आपको पता होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जो एक तरह का ज्यादातर जो मैटरनल एज जितनी ज्यादा होगी, चांसेस जो होते हैं वो उतने ज्यादा होते हैं। मैटरनल एज का मतलब क्या है कि अगर तो औरत की उम्र है 20-25 साल, तो इसके चांसेस ये होंगे कि कोई अगर 1250 अगर फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उनमें से सिर्फ एक फीमेल को डाउन सिंड्रोम हो सकता है। उसके बाद आपने कहना होता है कि अगर कोई फीमेल है जिसकी उम्र 35 साल है, तो उनमें से 350 में से एक होगा। और अगर उम्र है 45 साल, तो हर 45वीं 30वीं औरत में से एक को होगा। अब समझ आ गई है? आगे हम देखते हैं कि आगे का सीन है। आगे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने ये बताया कि ये सारी की सारी ट्राइसोमी 21 होती है। ठीक हो गया? आपने ये कहना होता है, उसे 2 से 3 चीजें हम देखते होते हैं। एक ये होता है कि इसके अंदर ट्रांसलोकेशन होती है मोस्ट कॉमन, और उस ट्रांसलोकेशन को हम क्या कहते हैं? रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? एक तरह का रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। तो आपने कहना इस ट्रांसलोकेशन को हम कहते होते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन कहते होते हैं, जो कि आपका पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपने करनी है क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर बात, कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर आपने जब बात करनी है, आपने क्या कहना होता है कि डाउन सिंड्रोम का बच्चा मेरे ख्याल में जितने भी यहाँ पे है ना उन सब ने देखा होगा। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने डाउन सिंड्रोम का बच्चा ना देखा हो। तो अगर हम डाउन सिंड्रोम के बच्चे की तरफ जाए ना यार, तो आपने क्या कहना होता है कि उसके अंदर क्या होता है? फ्लैट फेशियल प्रोफाइल होती है। फेस जो होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। ठीक है? आंखें जो होती हैं वो जनाब आप कहते हैं कि अप स्लैंटिंग आइंग होती हैं। एपीकॉन्थल फोल्ड्स होते हैं। क्या होता है? एक तरह का एपीकॉन्थल फोल्ड्स होते हैं। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद आपने कहना होता है कि उसके जो कान होते हैं वो छोटे होते हैं। क्या? एक तरह का स्मॉल ईयर्स होते हैं, ये आपने कहना होता है। इसके बाद बच्चों आपने कहना है कि उसकी जो जुबान है वो बाहर की तरफ निकली होती है, ज्यादातर प्रोट्रूडिंग टंग होती है बच्चों। उसके बाद बच्चे आपने कहना है कि ये जो बच्चे होते हैं इनकी जो नेक होती है वो शॉर्ट नेक और न्यूकल ट्रांसलूसेंसी देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूकल ट्रांसलूसेंसी अगर कभी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब एक बच्चे को आप अल्ट्रासाउंड के अंदर देख सकते हैं कि उसको डाउन है कि नहीं है, वो आप कब देखते हो? तो आपने कहना न्यूकल ट्रांसलूसेंसी की बेस पे देखते हैं। कब देखते हैं? एक तरह का न्यूकल ट्रांसलूसेंसी जो होती है वो आपको बताती होती है कि जो बच्चा वो डाउन वाला है। आगे समझ बच्चों? अब न्यूकल ट्रांसलूसेंसी मतलब क्या है? ओ बच्ची, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी का मतलब ये होता है कि एक तरह का आपने कहना होता है कि शॉर्ट नेक होती है। इसके अंदर जो नेक होती है वो क्या होती है? एक तरह की आपने कहना है शॉर्ट होकी है। उसके बाद आपने कहना है कि एक जो हाथ है उसके अंदर सिर्फ सिंगल लाइन होती है, सिंगल पाल्मर क्रीज होती है। आपने कहना है एक लाइन होती है, सिंगल पाल्मर क्रीज होती है। ठीक हो गया बच्चों? इसके बाद आपने जो बात करनी होती है वो क्या होती है? आपने कहना होता है कि फर्स्ट और सेकंड टोज के दरमियान में ना गैप काफी ज्यादा आता है। अंगूठा नहीं होता बच्चों, फर्स्ट और सेकंड टोज जो होता है अंगूठा, और उसके साथ वाला जो है, ठीक हो गया, उसके दरमियान में काफी ज्यादा गैप आ जाता है। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब गैप आता है फर्स्ट और सेकंड। पाकिस्तान के अंदर भी अन्य हवा ये पेशेंट है। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद आपने कहना है कि इनका जो छोटा साइज होता है, शॉर्ट स्टेचर्स होते हैं ये। उसके बाद आपने कहना है कि इनकी ना बोलने की और मोटर एक्टिविटी जो है ना वो कम होती है, मतलब डेवलपमेंटल डिले होती है। उसके बाद आपने कहना है कि लैंग्वेज जो मतलब कि डिलेड मोटर और लैंग्वेज डिलेड जो होती है वो जना मोटर, और उसके बाद जो है वो लैंग्वेज माइलस्टोन होते हैं। उसके बाद आई डिलेड मतलब ये होता है बच्चों कि एक तरह का फॉर एग्जांपल इनको लफ्ज सीखने में, ठीक हो गया, अगर इनको कोई चीज़ आप सिखाते हो, उसके बाद इनको कोई चीज़ बोलने में टाइम लगता है, ये नॉर्मल बच्चे की तरह एक्टिव नहीं होते। इस वजह से हम कहते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है इनके अंदर, जिसकी वजह से आप डिलेड माइलस्टोन भी कह सकते हो। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये उतने ज़्यादा जहीन बच्चे नहीं होते। ठीक हो गया बच्चों? ये आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब ये सारे का सारा देखने को मिलता होता है, लेकिन ये बच्चे सोशल होते हैं। ये बच्चे क्या होते हैं? एक तरह के सोशल होते हैं। हाँ जी, किस किस ने डाउन सिंड्रोम का बच्चा देखा हुआ है? क्यों भाईजान? किस किस ने डाउन सिंड्रोम का बच्चा देखा होगा जिसमें देखते हो कि हाँ जी जनाब डाउन सिंड्रोम का जो बच्चा होता है
उसकी जो आंखें होती हैं कई वक्त बहुत प्यारी सी होती हैं, आप स्लांटिंग आइज होती हैं, एपिक फोल्ड्स होते हैं, सिंगल पाल्मर क्रीज के अंदर हम देखते होते हैं, फ्लैट फेस होते हैं, सिंगल ईयर होते हैं, स्मॉल ईयर्स होते हैं बच्चों। उसके बाद हाँ जी जनाब, ये सारी की सारी चीज़ें आपने कहनी होती हैं। अगर नहीं देखा तो अभी आप गूगल पे जाएं, गूगल पे पिक्चर सर्च करें डाउन सिंड्रोम, ठीक हो गया। जब आप डाउन सिंड्रोम की पिक्चर सर्च करेंगे तो आपको अभी ही पता लग जाएगा, 1 मिनट में अभी आपको। इस तरह करो, गूगल से ना पिक्चर जो है ना वो निकाल के ना एक बार इधर 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 ही सेंड करो आपको बुक में। अच्छा बुक्स में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। ये रियल में भी कई होते हैं, रियल में भी आप देखोगे, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी आगे देखें कि आगे देखें कि आगे इसके अंदर क्या होता है। आगे बच्चों आपने ये कहना होता है कि जो भी डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है कि डाउन सिंड्रोम के पेशेंट को मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज कौन सी होती है। तो बच्चों बता सकता है कोई बंदा कि मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज कौन सी होती है डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स को। तो आपने ये कहना होता है कि मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो होती है उसको हम कहते हैं ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये आपने याद करना है कि ASD जो होती है वो होती है। दूसरे नंबर पे बच्चों आपने कहना होता है कि आपके GIT के अंदर बच्चों पता कौन कौन से प्रॉब्लम्स आप देखते होते हो। ड्यूडिनल अट्रेजिया, क्या कहते हैं एक तरह का ड्यूडिनल अट्रेजिया देखते होते हो, हर्शस्प्रंग डिजीज देखते होते हो, इम्परफोरेटेड एनस देखते होते हो डाउन सिंड्रोम वाले के अंदर। उसके बाद बच्चों आपने कहना है कि डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हाइपोथायराइडिज्म भी देखा जा सकता है, हाइपोथायराइडिज्म भी देखा जा सकता है। उसके बाद बच्चों आपने कहना है कि डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं इसको याद करने का एक और तरीका है, वो पता क्या, 5A। 5A का मतलब क्या मैं बाद में बताऊंगा। आपने कहना है कि आपका अक्यूट लेम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया भी देखा जाता है, कैंसर होता है बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन जिसको हम कहते हैं लेम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ALL कैंसर भी देखा जाता है इनके अंदर, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना नंबर 5, अल्जाइमर डिजीज भी देखी जाती है इनके अंदर, 40 ईयर्स के अंदर इनको अल्जाइमर डिजीज हो जाती है। नॉर्मल जो होती है वो जनाब लेट होती है, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, इनके अंदर क्या होती है कि आपकी एक तरह की 40 ईयर्स के अंदर अंदर ही एक तरह की अल्जाइमर डिजीज होना शुरू हो जाती है। तो आप देखें बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने सारी चीज़ें देखी हैं इसके अंदर भी हम पढ़ते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि ये है क्या। देखो आपने ये कहना है कि ना डिस्ट्रक्शन, रोबर्टसन ट्रांसलोकेशन, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये होती है द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड कॉमन कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन एसोसिएटेड विद एडवांस मैटरनल एज। और भाई एडवांस मैटरनल एज की मैंने एग्जांपल दी थी कि हाँ जी जनाब, जैसे जैसे माँ की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बच्चों के अंदर जो है वो डाउन सिंड्रोम होने के जो चांसेस होते हैं वो उतने ही ज़्यादा होते जाते हैं। अब आपको मैंने कहा था कि मेंटल रिटार्डेशन होती है, फ्लैट फेस होता है, आप स्लांटेड आइज होती हैं, अपने के अंदर फोल्ड्स होते हैं, हाइपरटोनिया होता है। उसके बाद जनाब इंस्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा नेक फोल्ड्स जो मैंने बताया था जिसको आप कहते हैं नुकल फोल्ड्स, और समटाइम विद पेरेंटल अल्ट्रासाउंड। ये मैंने कहा था कि सबसे मेन चीज़ होती है जो अल्ट्रासाउंड के ऊपर आप देख के कह देते हो कि हाँ जी ना ये डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है। ड्यूडिनल अट्रेजिया होता है, हर्शस्प्रंग डिजीज होता है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होता है, यहाँ पे लिखो ASD मोस्ट कॉमन, ठीक हो गया बच्चों। ये आपने कहना ASD भी, दूसरे भी हो सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा आपने कहना ASD, ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अक्यूट लेम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है, हाइपोथायराइडिज्म होती है, अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। देखो इसकी जुबान बाहर की तरफ निकली हुई कि नहीं निकली हुई, प्रोट्यूबरेंट, ये पिक्चर जो सेंड की है मेहदी ने, प्रोट्यूबरेंट टंग है, ठीक हो गया। आप स्लेंटेड पालपेब्रा फिशर्स जो हैं वो आप देख सकते हो, ठीक हो गया बच्चों। फ्लैट नेजल ब्रिज होता है, नाक जो होता है बिल्कुल फ्लैट सा होता है। एक सिंगल उनके हाथ, जब आप हाथ पकड़ते हो तो जो एक तरह का सिंगल पाल्मर क्रीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं जी बच्चों। और इन बच्चों की पहचान तो होंगी अलग ही। इनको पहचान होती है, इनको अच्छा भला पता होता है, लेकिन मसला ये होता है कि इनकी एक तरह की ग्रोथ उस तरह नहीं होती, इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते मेंटली तौर के ऊपर। और उसके अलावा ये बच्चे उतने जहीन नहीं होते, ठीक है। और अगर ये बच्चे पैदा होते हैं तो इनके अंदर कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से मतलब कि अब नॉर्मेलिटी देखी जाती है मोस्टली, कोई ASD हो गया तो इनको ज़िंदगी अपनी गुजारना काफ़ी मुश्किल होता है एक तरह का। इधर है इधर। हाँ। उसके बाद देखते हैं कि हाँ जी जनाब नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब अगर हमने स्क्रीनिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं। आपने कहना है कि सबसे जो बेस्ट टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, न्यूक्ल ट्रांसलेसेंसी। क्या होता है, एक तरह का न्यूक्ल ट्रांसलेसेंसी होता है। इसके अंदर किस किस का लेवल बढ़ा हुआ होता है बच्चों, ये आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता होता है कि आपका जो डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है इसके अंदर दो चीजें डाउन होती हैं, दो अप होती हैं। दो चीजें इसके अंदर डाउन होती हैं, दो चीजें अप होती हैं। अब कौन सी दो चीजें डाउन होती हैं,
आपने कहना होता है कि इसके अंदर दो चीजें जो डाउन होती हैं, एक इसके अंदर अल्फा फिटोप्रोटीन होती है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को अगर याद हो। दूसरे नंबर पे मैंने कहा था कि एस्ट्रायोल का जो लेवल होता है वो डाउन होता है। और कौन सी दो चीजें अप होती हैं? आपने कहना है कि इसके अंदर बीटा एचसीजी का जो लेवल होता है वो अप होता है, और इनहिबिन ए का जो लेवल होता है वो अप होता है। तो आपने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का हम इसके अंदर दो चीजें अप होती हैं, दो डाउन होती हैं। तो जो बीटा एचसीजी का लेवल है, ठीक है, बीटा एचसीजी का लेवल, और जो इनहिबिन है, ठीक है, आपने कहना है कि हाई। इसको याद करने का तरीका क्या है? हाई, हाई का मतलब क्या? अप, ऐसे ही ना, हाई का मतलब अप होता है ना। तो एच से क्या है? एच सी जी। आई का मतलब क्या है? इनहिबिन। याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कोई रॉकेट साइंस है इसके अंदर? तो आप हाई को याद कर लो, बाकी को बोलो कि वो लो ही होंगी। हाई का मतलब क्या है? ऊपर। तो एच से क्या है? एच सी जी। आई से क्या है? इनहिबिन। इस तरह याद करो। ठीक हो गया? ये आपने इस तरह याद करना है। आपने किसी को अब हाई नहीं कहना, आपने इसको कहना हाई ये है। ओके हो गया? ये ना हो कि हाँ जी जनाब किसी को हाई कह रहे हो, तो वो गलत बात है बेटा। अब आपने क्या आना है कि आपका एक तरह का जो मोस्ट मोस्ट आपसे पूछा जाए कि डेफिनेटिव टेस्ट कौन सा है, तो बच्चों वो कैरियोटाइपिंग होती है, जिसके अंदर हम क्रोमोसोमल डिफेक्ट देखते होते हैं। कोई भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट की डिजीज है, कोई भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट की डिजीज है, उसके अंदर जो बेस्ट टेस्ट होता है, डेफिनेटिव टेस्ट होता है, वो कैरियोटाइपिंग ही होती है, याद रखिएगा। जिसके अंदर हम देखते हैं कि हाँ जी जनाब कितने क्रोमोसोम है, क्या हिसाब है, किस तरह चल रहा है। ओके हो गया? अब हम आते हैं आगे, और आगे देखते हैं कि हाँ जी जनाब आगे की डिजीज क्या। आगे आपको पता होना चाहिए बच्चों की एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर हम देखते हैं ट्राइसोमी 18। क्या होता है? एक तरह का ट्राइसोमी 18 देखते होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हाँ जी जनाब आपकी बॉडी के अंदर किसी को अगर एडवर्ड सिंड्रोम होता है तो वो क्या है। तो एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर आपने क्या कहना होता है कि हम क्या देखते हैं, एक तरह का ट्राइसोमी जो होती है वो एक तरह की 18 देखते होते हैं। यानी कि जो 18 नंबर क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक हो गया बच्चों? ये आपने याद रखना है। दूसरे नंबर पे इसमें और उसमें फर्क कैसे करते हैं? इसमें और उसमें सिर्फ और सिर्फ दो से तीन चीजें होती हैं जो कि फर्क बताती होती हैं, बाकी सब कुछ सेम जे। मेंटल रिटार्डेशन इधर भी है, मेंटल रिटार्डेशन उधर भी है। लो सेट ईयर्स इधर भी है, लो सेट ईयर्स उधर भी है। ठीक हो गया? यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है पता क्या है? बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ में क्या होती है? उसने फिस्ट उसमें पड़ी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं क्लंच्ड फिस्ट। क्या कहते हैं? एक तरह का। अब आपने कहना कि क्लंच्ड फिस्ट होती है। क्लंच्ड फिस्ट का मतलब क्या है? अब यहाँ पे आपने ना गूगल पे लिखोगे आपको पता चल जाएगा। आपने कहना क्लंच्ड हैंड लिखें। ठीक हो गया? और ओवरलैपिंग फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट। इसके अंदर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि ये चौथी और पांचवी डिजिट्स के ऊपर फिंगर लगी हुई होती है, तो लिखें। आपने अभी लिखते हैं ना क्लंच्ड हैंड्स, और ये क्लंच्ड हैंड्स के साथ आप एक काम करें कि आप एक तरह का बच्चों के फॉर एग्जाम्पल गूगल पे करें, और ये पिक्चर जो है ना गूगल से वो इधर शेयर कर दें। ये आप एक काम तो करें। तो आपने सबसे पहले क्या बताना, तब तक मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। आपने कहना है कि ये एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है वो ट्राइसोमी 18 होती है, आपने ये कहना होता है। ठीक है? और इसके अंदर आपने क्या काम करना होता है बच्चों, जब हम इनको देखते होते हैं तो आपने ये कहना होता है कि पहले नंबर पे जब आप देखते हो तो इसके अंदर क्या होगा, आपने कहना है कि चौथी चौथी और पांचवी जो फिंगर होगी वो इस तरह ऊपर है, जैसे हम कहते हैं नहीं बच्चा फिंगर्स के ऊपर फिंगर फिंगर लेके लेटा हुआ है, ये वाला हिसाब होता है। ठीक हो गया? उसके बाद आपने क्या कहना होता है कि ये जनाब तकरीबन 5,000 लाइव बर्थ में से एक को होता है। फीमेल के अंदर ये मोस्ट कॉमन डिजीज है, सेम टू सेम। एक बात अपने जहन के अंदर रख लें, जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ती है, अगर बच्चा तब पैदा करोगे तो बच्चे के अंदर अबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। अगर आप जल्दी उम्र के अंदर बच्चा पैदा कर लेते हो तो बच्चा जो होगा वह हेल्दी होगा, बच्चे के अंदर अबनॉर्मेलिटी नहीं होगी। ठीक हो गया? आपने ये कहना है। आप हम अपने बारे में नहीं, हमारी बात और टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप ये कहोगे सर जी टाइम बड़ा दूर है। सर मदर में किस मंथ में करेंगे स्क्रीनिंग? कौन सी बच्चे? 11 से 14 मंथ में कर सकते हैं, 11 से 14 वीक में कर सकते हैं। ठीक है? 11 से 14 वीक के अंदर। अब देखें, वेरी गुड, ये जिसने शेयर किया, देखो बच्चों क्या उसने, उसके हाथों को देखें, ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर्स है पहले नंबर पे। अब उसके फुट को देखें, क्लब फुट लिखा है। यहाँ पे आप गूगल पे लिखोगे ना रॉकर बॉटम फीट, तो फीट बहुत मोटा सा आएगा, पत्थर की तरह का आएगा उसका फीट। ठीक होगा? रॉकर बॉटम फीट लिखे वो ज्यादा अच्छा आएगा। तो वो आपने कहना होता है। उसके बाद आपने कहना है कि इसके अंदर जो बच्चे का जो हेड होता है ना, ऑक्सीपिटल एरिया, वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। ऑक्सीपिटल
प्रोमिनेंट होता है, ये आपने लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या कहना होता है, जैसा कि ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंट हो गया, जैसा कि जनाब आपको मैंने बताया कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो बच्चा होता है इसके अंदर ओवरलैपिंग होती है, फिंगर्स होती हैं। इसके बाद आपने कहना होता है कि इसके अंदर कंजेनिटल हार्ट डिजीज देखने को मिलती हैं, और सबसे मोस्ट कॉमन जो चीज़ है वो पता क्या, हॉर्स शो किडनी होती है, हॉर्स शो किडनी देखने को मिलती होती है, ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। और ये जो बच्चे होते हैं ये पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर ये मर जाते हैं, ये क्या होते हैं 1 साल के अंदर अंदर इनकी डेथ हो जाती है। तो अब आपने क्या कहना है, ट्राइसोमी 18 होती है, ठीक हो गया, ट्रांसलोकेशन होती है। जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो आपने क्या कहना है कि इनके अंदर क्या है, प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट होता है, यानी कि ऑक्सीपिटल जो होता है वो इनका ज़्यादा होता है। जा इनका बिल्कुल छोटा सा होता है, समझ आ रही है, स्मॉल जा होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोगैंथिया। और उसके बाद मुंह भी छोटा सा होता है। उसके बाद आपने क्या कहना है कि इसके अंदर जो है वो इंडेक्स फिंगर हो गई ओवरलैपिंग, या फिफ्थ फिंगर जो होती है वो ओवरलैपिंग मिलती होती है, रॉकर बॉटम फीट मिलती होती है, स्टर्नम बिल्कुल छोटी होती है, ठीक हो गया, ये आपने याद करना है। दिल की एनोमलीज आप इसके अंदर देखते होते हो। इसके अलावा आप हॉर्स शो किडनी देख सकते होते हो, सीएनएस डिफेक्ट या कोई और डिफेक्ट देख सकते होते हो, ठीक हो गया। और एक बात अपने जहन के अंदर रख लें कि जब कभी भी आपसे एडवर्स सिंड्रोम का पूछा जाए तो इसके अंदर सब कुछ कम होगा। इसके अंदर इनहिबिन भी कम होगा, इसके अंदर बीटा एचसीजी भी कम होगा, इसके अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल भी कम होगा, इसके अंदर आपका सब कुछ एस्ट्रायोल का लेवल भी कम होगा, सब कुछ इसके अंदर जो होता है वो एक तरह का काम होता है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ है वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश। अब देखें, इसका जा छोटा सा नहीं है, वो देखें, हाँ जी, इसका तो जा लाइन पहले ही बनी हुई है, पैदा होता ही जनाब जा लाइन बनी होती है। एक तरह का जा लाइन देखो कितनी छोटी सी, जो पिक्चर शेयर की हुई है मेहदी ने, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या कहना है, जो इसका सर होता है होता है जनाब आपका ऑक्सीपिटल होता है, वो पिक्चर आप देखोगे। उसके बाद फिंगर्स जो है वो जनाब एक दूसरे के ऊपर उसका हुई हुई है, ओवरलैपिंग हुई हुई है। उसके बाद क्लब फुट नहीं, आपने कहना है कि हाँ जी ना ये सारा कुछ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड करके न्यूक्लियर से चेक कर लें, हाँ वो भी हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आई यहाँ तक वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते कर आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखें क्या, प्रेजेंट विद सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, रॉकर बॉटम फीट आपको बताया, लो सैटियर आपको बताया, माइक्रोगैंथिया, क्लच्ड हैंड आपको बताया है। उसके बाद है प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट, यानी कि ऑक्सीपिट मोटा होता है, कंजाइनल हार्ट डिजीज हम देखते हैं, हॉर्स किडनी देखते हैं, तो बंदा 1 साल में मर जाता है। अब हम आते हैं पटाउ सिंड्रोम के बारे में कि पटाउ सिंड्रोम क्या होता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं पटाउ सिंड्रोम की तरफ। क्या पटाउ सिंड्रोम क्या है यार बच्चों, पटाउ सिंड्रोम वो होता है जो क्रोमोसोम नंबर 13 के अंदर कोई ना कोई इशू आ जाए, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 13 के अंदर ट्राइसोमी हो जाए, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, पटाउ सिंड्रोम कहते होते हैं। पहले नंबर पे आपने कहना होता है क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम नंबर 13, 13 नंबर क्रोमोसोम के अंदर इशू आता है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये कहना होता है कि ये जनाब आपकी इसके अंदर मल्टीपल एक तरह का कंजाइनटल सिम्टम्स देखते होते हैं क्या। सबसे पहले बच्चों, जो आपका टर्नर से जो आपका पटाउ सिंड्रोम होता है ना, पोर्टोव सिंड्रोम के अंदर आपने कहना है कि आपकी जो आंखें होती हैं बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, बादाम की तरह की आंखें, इसको हम कहते होते हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रो ऑफ्थोल्मिया। क्या कहते हैं, एक तरह का माइक्रो ऑफ्थेल्मिया, मतलब है कि छोटी छोटी बादाम की तरह की आंखें। दूसरे नंबर पे बच्चों आपने ये कहना होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर हमारी बादाम की तरह की आंखें होती हैं। इसके अंदर जो दिमाग होता है वो भी आपका छोटा होता है, जिसको हम कहते होते हैं माइक्रोसिफेली। क्या कहते हैं, एक तरह का माइक्रोसिफेली, ठीक हो गया बच्चों। नंबर 4 बच्चों आपने कहना है कि इनके अंदर हम क्या देखते होते हैं कि एक तरह का हाइपोटोनिया देखते हैं। क्या देखते हैं, एक तरह का हाइपोटोनिया, ठीक है। नंबर 5 आपने ये कहना होता है कि हम इसके अंदर क्या देखते होते हैं, जैसा कि माइक्रोफ्थोल्मिया कहा मैंने। और कभी कभी बच्चों पता है क्या होता है, इनके अंदर आंख भी पूरी की पूरी एब्सेंट होती है, पूरी की पूरी आंख एब्सेंट होती है इनके अंदर, यानी कि आंख ही नहीं होती है, छोटी है आंख होती है, बिल्कुल एब्सेंट होती है। अब देखें, अगर किसी की एक आंख है और एक आंख के साथ बच्चा ये पैदा हुआ तो वो कैसे लगता है, दज्जाल की तरह, ठीक है। तो आपने कहना है कि ये आपका
जो पटाऊ सिंड्रोम होता है ये दज्जाल की तरह होता है, एक आंख इसमें होती है। उसके बाद जनाब उसका क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट का मसला होता है। दिमाग इसका बिल्कुल सही तरह नहीं बना हुआ होता, जिसको हम कहते हैं होलोप्रोजेंसेफेली। होलोप्रोजेंसेफेली का मतलब ये होता है बच्चों कि जब आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर सेपरेट डिवाइड नहीं हुए राइट और लेफ्ट के अंदर, और इसके अंदर ये सारा एक ही है, तो इसको हम कहते हैं होलोप्रोजेंसेफेली, यानी कि इस तरह एक ही है। आई समझ के नहीं आई? और एक कंडीशन होती है, अगर ये राइट है ये लेफ्ट है। देखें, मेरी राइट मूवमेंट को जो मेरा ब्रेन जो हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है वो लेफ्ट करता है, ठीक है। ये लेफ्ट है और ये राइट है। अगर फॉर एग्जांपल ये एक तरह का सेपरेट नहीं हुए, ये एक इकट्ठे हो गए, तो इस कंडीशन को हम कहते होते हैं होलोप्रोजन सिफेली कहते होते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद आपने क्या कहना होता है कि इनके अंदर एक फिंगर ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं एक्स्ट्रा पोलिडेक्टिलिटी, मतलब फिंगर्स जो होती है वो हाथ, और अक्सर हम देखते हैं ना जिनके हाथ की उंगलियां 6 होती हैं, आई समझ कि नहीं, 7 होती हैं 8 होती हैं, तो इनको हम कहते होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ, ये बंदा पूछ सकता है। शाबाश एनीवन जी, आपने ये कहना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये बच्चा भी 1 साल के अंदर अंदर टपक जाता है। ऋतिका इंडिया में क्या कह रही है आशा उस्मा? हाँ ऋतिक रोशन, ठीक है। मैं क्या पता नहीं क्या ऋतिक इंडिया में, क्या बात है क्या बात है। सानू याद भी ऋतिक रोशन आए ने। आपने कहना ट्राइसोमी नंबर 13 प्रेजेंट विद सीवियर मेंटल रिटार्डेशन माइक्रोथोमिया माइक्रोसेफेलिक लेफ्ट लिफ्ट लेफ्ट पैलेट होलोप्रोजेंसेफेली होता है। उसके बाद आप पॉलीडेक्टिलिटी एंड फेलोसील आ जाता है। सोशियो कंजेनिटल हार्ट डिजीज होता है। डेथ यूजुअली अकर विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर डेथ हो जाती है। बच्चों ये हमने डिस्कस किया था क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, अगर नहीं किया तो ये मैंने बल्कि किया हुआ है यार रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अभी तो आपका रिप्रोडक्टिव चल रहा है ना, ऐसे ही क्या, तो ये पकड़ लोगे ना क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, क्योंकि ये हमने किया हुआ है। ओके, टर्नर सिंड्रोम अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। टर्नर के बारे में भी किया हुआ है, बल्कि टर्नर के बारे में भी किया हुआ है। टर्नर भी हमने किया हुआ है, जिसके अंदर हमने कहा था अब कौन कौन कहता है टर्नर करवा दूं। हाँ जी बच्चों, कौन कौन कहता है करवा दूं? कौन कौन कहता है करवा दूं? हाँ जी। हाँ क्योंकि ये क्लियर है एक तरह का, देख लो। बाकी ये सच मेरे ख्याल में एग्जाम के अंदर कोई लिहाज तो अब आपको आना चाहिए वैसे। हाँ, तो वही ना, जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं वो कितनी दफा कराऊं, उससे बेहतर हम आगे की तरफ मूव करें। ठीक हो गया बच्चों? हाँ 2 दिन पहले पढ़ा, वही चीज है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा अब हम आते हैं डबल वाई मेल्स की तरफ के। डबल वाई मेल क्या होता है? ठीक है। अब मेरी आपने एक बात अपने जहन के अंदर रखनी है, डबल वाई मेल ना कभी जिंदगी च भी नहीं आया एग्जाम के अंदर। ठीक है। आपने ये बस कहना होता है कि एक बहुत ही लंबा बंदा, ठीक है। आप सबकी क्लास के अंदर कोई ऐसा बंदा होगा जो बहुत ही लंबा होगा, टाल, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब वो क्या होगा, एंटी सोशल होगा। एंटी सोशल होगा मतलब इन सोशल में वो अपने आप से रहता होएगा, ठीक है, एंटी सोशल। और तीसरे नंबर पे उसको क्या होगी, एक तरह की एक्नी होगी। बस इतना, ये 3 चीजें याद रखनी। और ये क्या है, एक तरह का डबल वाई मेल्स का पेशेंट है। तो क्या है, पेशेंट विद वेरी टॉल विद सीवियर एक्नी एंटी सोशल बिहेवियर। तो ये क्या आपका एक तरह का डबल वाई आ जाता है। फिनाइल कीटोन यूरिया मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है बच्चों, अगर याद हो तो। मैंने एक दफा नहीं 4 दफा करवाया हुआ है, ठीक है। फिनाइल कीटोन यूरिया, जिसके अंदर मैंने कहा था कि फिनाइलएलानिन का जो लेवल होता है वो जनाब आपका ब्लड और यूरिन के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम ये देखते होते हैं। आज जो जनाब फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्या होता है? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्या है? और उसके बाद आ रहा है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। देखो आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का आजकल की जनरेशन को एक्टर्स एंड एक्ट्रेस के बारे में बहुत पता होता है, लेकिन मुस्लिम लीडर्स लाइक अब्दुल कदीर साहिब, मिर्जा गालिब साहब, ओहो हो, मोहम्मद गजनवी, टीपू सुल्तान जैसे लोगों का नहीं पता, इसलिए हम क्या हो रहे हैं, इसलिए हम जवाल पजीर हैं। सही हो गया सही हो गया सही हो गया, सही कह रहे हो तुम। चाहे आप समेत हाँ बाकी तस्वीर जिंदा है। तुम मिर्जा गालिब हो गया, अब्दुल कदीर साहब हो गया, उस तो बाद महजूब, चलो ठीक है। अब मिर्जा गालिब साहब, मिर्जा गालिब साहब तो फिर लेवल है ना। मिर्जा गालिब साहब से जब आपने बोला ना मुझे, मेरे दिल के अंदर ना
कुछ कुछ होने लगा। मैंने कहा क्या बात है। डाटा जॉन एलिया। हाँ, उसके बाद आपने ये भी लिखना था, जॉन एलिया के बारे में भी बोला जा डॉक्टर रहा है। जॉन एलिया। हाँ, डॉक्टर जॉन एलिया। ठीक है, आपने कहना डॉक्टर जॉन एलिया साहब इरशाद फरमाते हैं। डॉक्टर जॉन एलिया। ठीक है भाई। हाँ, ऐसा कोई साहब होना चाहिए भाई, शायरो शायरी का माहौल हो, आप हो, मैं हूँ और सब हो। ठीक है। हाँ जी। ये चैन मुझे आता क्यों नहीं, ठीक हो गया जी। हाँ, वो कहते हैं ना, वो एक जॉन एलिया का शेर है ना, जिसमें वो कहता होता है, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। हाय। वो इस तरह है, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। तो वो वाला आपका हिसाब है, टेंशन नहीं लेनी। आ जाओ जनाब इधर। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्या होता है? आ जाओ, आप आपदी औकात है चाह रही है। इन्ना कोशिश ही पंखड़ी खराब की सी है। ओके ओके ओके। आ जाओ आपदी लिमिट तो बदना नहीं हैगा। अच्छा बच्चों, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्या होता है? फ्रेजाइल एक्स, आपने ये कहना होता है कि ये वो चीज़ होती है कि जिसके अंदर आपने कहना है कि ये सेकंड मोस्ट कॉमन मेंटल रिटार्डेशन की डिजीज़ है। कौन सी आपकी सेकंड मोस्ट कॉमन मेंटल रिटार्डेशन की डिजीज़ है? नंबर वन। नंबर टू, आपने पता क्या कहना होता है? इसके अंदर आपने ये कहना होता है कि अगर कोई ऐसा बंदा जिसका जाव बहुत बड़ा हो, जिसको हम कहते हैं लार्ज जाव, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की पिक्चर निकालना यार मैथी, वो शेयर कर दो। आपने कहना लार्ज जाव, टेस्टिस भी इसके अंदर साइज में बहुत बड़े होंगे, ईयर्स जो होंगे वो भी बड़े होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो पेशेंट होगा इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का ऑटिस्टिक बिहेवियर होता है। मतलब कि आपने कहना है, अच्छा, अगर आपसे कोई बंदा ये पूछता है कि सर, कोई बंदा पूछता है कि हाँ जी सर जी, फॉर एग्जांपल है कि एक बंदा आपके पास आता है और उस पेशेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑटिस्टिक बिहेवियर है, तो लफज ऑटिस्टिक बिहेवियर का बेसिकली मतलब होता क्या है? शाबाश, ये तो बताइएगा जरा। अगर आपसे कोई बंदा ये कहता है कि ऑटिस्टिक बिहेवियर है, तो भाई हमें ये तो पता होना कि ऑटिस्टिक बिहेवियर है क्या। तो आपने कहना है कि ऑटिस्टिक बिहेवियर का बेसिकली मतलब ये होता है कि जिसके अंदर वो सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन के दरमियान में ना बहुत डिफिकल्टीज उसको होती हैं, और वो बार बार उसको रिपीट करता है। समझ आ रही है? आपने ये कहना होता है, अपनी वो एक्टिविटीज भी रिपीट करता है, उसके बाद जनाब अपना बिहेवियर भी तब्दील करता है, सब कुछ। तो आपने ये कहना है कि ये बेसिकली कम्युनिकेशन का गैप होता है। ऑटिस्टिक बिहेवियर के अंदर क्या होता है? आपने कहना है कि सोशल